का वन शॉट वीडियो लेक्चर फॉर ग्रेविटेशन। ये वीडियो आपके लिए ही है। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअली बातें की है, कूट कूट के कॉन्सेप्ट को डाला है इसके अंदर। बहुत मेहनत किया गया है। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एंड इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है फिजिक्स के लिए, ग्रेविटेशन एमएसटी सीटी के लिए। सो वॉच इट केयरफुली। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 11th का हार्ट जैसा बोला जाए या फिर कोई भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर से क्वेश्चन आना फिक्स है। मतलब इस चैप्टर के बिना हम कोई भी कंपटीशन को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं बोल सकते। इस तरह से ये चैप्टर है क्योंकि 2 क्वेश्चन मिनिमम यहां से पूछा ही जाता है। एमएसटी सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की बात करें तो मिनिमम आपको 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से मिलते ही हैं। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर साल देखा जा रहा है कि 2 क्वेश्चंस आपको मिलते ही हैं। सॉल्व करना मतलब कॉन्सेप्ट मिलाकर आता ही है इधर से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। केपलर्स लॉ से। व्हाट इज केपलर्स लॉ? तो केपलर के तीनों लॉ हम डिस्कस नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट जो है सीईटी के लिए वो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। थर्ड लॉ जो है केपलर का, थर्ड लॉ केपलर जो है that is only the useful thing in this case for CT, and we all know that क्या है थर्ड लॉ केपलर का? t square is directly proportional to r cube, therefore t square will upon r cube will be equals to something what k which is a constant। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि t square upon r cube will be equals to k, and therefore एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं t1 square by t2 square will be equals to r1 cube upon r2 cube। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है। इसके टाइप के हम एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थेरी तो जाना। ठीक है, तो दिस इज ओनली द थर्ड केपलर्स लॉ का थर्ड जो है वो हमको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अपने नेक्स्ट मुद्दे पे बढ़ते हैं, विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अ थिंग, वेरी सिंपल थिंग। स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े हैं बट समझना है हमको सिर्फ थ्योरी, और यहाँ से हमको सिर्फ दूसरा कुछ और नहीं लेके जाना है। तो देखो, सबसे पहले तो स्टेटमेंट को याद करेंगे हम। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अनदर पार्टिकल बाय डेफिनेट फोर्स, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यहाँ पर आकर रुक जाओ। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर है? मासेस के ऊपर। एक मास मैं बोलता हूँ m है, दूसरा मास स्मॉल m है, क्योंकि मेरे पास 2 बॉडीज है और वो 2 बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के आसपास, एंड विथ हैविंग अ डिस्टेंस r। ऐसे मैं बोलता हूं एक का मास है m, एक का मास स्मॉल m। ठीक है, सो इस हिसाब से मासेस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा न्यूटन लॉ कहता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m स्मॉल m, एंड उसके बाद फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस के स्क्वायर से, और हम डिस्टेंस को r से बताते हैं, सो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर हम दोनों इक्वेशन को अगर यूज करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं f will be directly proportional to capital M small m upon r square। that means f will be equal to, with constant sign replace कर देगा उसको, so it will becomes as f is equals to g capital M small m upon r square। ठीक है, where g is universal gravitational constant, where g is universal gravitational constant। ठीक है, और एग्जाम्स में कंपटीशन में तो ज्यादातर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसकी कोई वैल्यू डिफाइंड होगी अपने पास, एंड इसकी वैल्यू g की जो रहती है दैट इज 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इज अ थिंग जो आपको ध्यान में रखना है। 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसका आपको समटाइम्स डायमेंशन भी पूछा जाता है। डायमेंशन निकालने के लिए पहली चीज तो आप इसको है ना g का डायमेंशन, कैपिटल G का डायमेंशन निकालने के लिए पहले इसको फॉर्मूले को कन्वर्ट करो, तो f r स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m1 m स्मॉल m। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस बेसिस से अगर हम इसका डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है,
आपको जी का डायमेंशन, अगर आपको डायमेंशन निकालना नहीं आता है तो इंपॉर्टेंट मैं एक रिकमेंड करूंगा, इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ डायमेंशन आप निकालना भी सीख जाएंगे, साथ साथ आप 2020 के 2021 में जेई मेंस में, नीट में कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें करा के रखे हैं। तो एक रिकमेंडेशन है कि उस वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पे आप जा सकते हैं मेरे चैनल पर सर्च करके एंड जी की आप डायमेंशन निकालेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि जी का डायमेंशन क्या होगा। तो जी का डायमेंशन निकालने के लिए मैं डायरेक्ट बोलूंगा, आप पहले इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, m⁻⁻⁻⁰ L⁻³ T⁻⁻² इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैसे निकला? सिंपल है, पहले तो फोर्स का डायमेंशन आपको आना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है m⁻⁻⁻⁰ L⁻⁻⁻ T⁻⁻², राइट। देन उसके बाद r का डायमेंशन मतलब रेडियस का डायमेंशन, रेडियस इज द लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन l होता है, बट यहाँ स्क्वायर है तो l स्क्वायर हो जाएगा। और मास 2 है तो मास मतलब m स्क्वायर हो जाएगा। मास मतलब होता है, हम मास को किससे बताते हैं? m से बताते हैं, तो m की पावर में 2 आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हम इसका रेशियो ले लेंगे, तो आप सिंप्लीफाई करना जानते हैं एंड यू कैन सॉल्व द डायमेंशन एज इजीली पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह से डायमेंशन निकलता है कोई भी क्वांटिटी का, ठीक है। आगे अब इसके बाद दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे। तो अगर आपको समटाइम्स एग्जाम के अंदर मास ऑफ द बॉडी बोला जाता है, तो ऑलवेज रिमेंबर मास ऑफ अर्थ ये हमारी वैल्यू कांस्टेंट है। कितनी है? मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। ये आपको ध्यान में रखना है, ये वैल्यूज आपको हेल्प बहुत करेगी सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम। और r इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड इट इज 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फंडामेंटली पता होनी चाहिए थी। क्लास 10th में भी आपने सीखा था, मैंने यहाँ पे रिवाइज करा दिया क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स में कुछ सिंपल क्वेश्चंस अगर आ गए तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए फंडामेंटली। नाउ विद यू नो दिस वैल्यू, काम खत्म। और अगर आपको ये पता है तो भी काम खत्म। समटाइम्स हम ये भी बात याद रखेंगे कि अगर g × r² विल बी इक्वल टू gm होता है, ये वैल्यू आप ध्यान में रखो, ठीक है। हमको आगे इसका बहुत यूज होने वाला है। gr² = gm होता है, gm का मतलब ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है। हम आगे इसका अच्छी तरह से बात समझेंगे क्यों मैंने ऐसा लिखा है। आगे अपन बढ़ते हैं। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ g ड्यू टू अल्टीट्यूड एज वेल एज डेप्थ एंड उसके अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। सो सबसे पहले हम इस तीनों के अंदर सबसे पहले चीज सीखने वाले हैं। अगर हाइट में वेरिएशन करेंगे हम, वेरिएशन इन अल्टीट्यूड मतलब क्या कि अगर हम हाइट वेरी करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हाइट वेरी करेंगे हम तो कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, इफ दिस इज माय अर्थ, ठीक है, दिस इज माय अर्थ एंड अर्थ से अल्टीट्यूड मतलब कुछ हाइट तक मैं चला गया। तो अगर मैं कुछ हाइट तक चला गया तो मैंने सपोज दैट कि ये हाइट मैंने कवर की अर्थ के बाद भी, मतलब मैं पहले किधर था, आई वाज हियर, उसके बाद मैं किधर चला गया, यहां पहुंच गया। सो मैंने इतना हाइट कुछ कवर कर लिया, ठीक है। मैं अब इसको समझाने के लिए यहां से यहां तक के डिस्टेंस को r बोलता हूं और इधर से इधर तक के डिस्टेंस को r + h बोलता हूं, ठीक है। एंड दिस इज माय अर्थ का सेंटर O, यहां पे मैं था और यहां से मैंने कुछ हाइट कवर की विच इज h। ओके, बाय दिस वे अगर हम इस फॉर्मूले से आगे बढ़े उधर की तरफ तो सबसे पहले तो ये समझो g फॉर्मूला जनरली क्या होता है, gm/, अब मैं यहाँ r² लिखता हूँ, ठीक है, कैपिटल R² लिखता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ r कैपिटल R² से बताया, ठीक है। अच्छा, ये मेरी वैल्यू कहाँ पे है, ऑन अर्थ सरफेस पे है। जब मैं हाइट h तक जाता हूँ, ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं हाइट h तक जाता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या हो रही है, gm/ हाइट बढ़ जा रही है h से, मतलब रेडियस के अंदर ये वैल्यू और बढ़ जा रही है, तो r + h² हो जाएगा। बाय दिस अगर ये दोनों टर्म्स को मैं एक साथ लिखने की कोशिश करूं, मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं मेरा, तो मैं ऐसा बोलूं कि फ्रॉम डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर देता हूं मैं, तो gh/g डिवाइड कर रहा हूं मैं, फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट को कर रहा हूं, इसलिए gh/g। अब gh कितना है, gm/r + h², ठीक है, r + h² डिवाइडेड बाय g क्या है, gm/r², ठीक है। तो देयरफॉर इधर से हमको एक चीज समझ में आ रही है, gm चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर जो है r² ये ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा कि r² r + h का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस बेसिस अगर हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो हमको कुछ पहले ऐसे तो सिंप्लीफाइड क्या मिल गया कि gh/g
विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर से आगे थोड़ा कैलकुलेशंस पे ध्यान दो। ठीक है, यहां से आगे हमें बहुत सारी चीजें समझनी है। हम क्या करने वाले हैं, अपन gh अपॉन g इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एच स्क्वायर है। अब मैं एक काम करता हूं, डिनोमिनेटर का जो टर्म है यहां लिख रहा हूं, देखो समझो क्या बोल रहा हूं मैं कि डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म है उसका डिनोमिनेटर में कि टर्म को मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और आर स्क्वायर से डिवाइड भी कर देता हूं। क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और आर स्क्वायर से डिवाइड भी कर रहा हूं। इससे क्या होगा, तो gh अपॉन g विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर ऊपर है, नीचे क्या होने वाला है, आर स्क्वायर से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो हो गया। अब मैं आर स्क्वायर से डिवाइड किधर कर रहा हूं, थोड़ा मेरा बात समझना। ठीक है, मैं ये आर स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया, देखो समझा क्या, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, आर स्क्वायर से डिवाइड हो गया, स्क्वायर है ना इधर इसलिए। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, आर स्क्वायर आर बाय आर हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर, ऐसा हो जाएगा ये, और ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो मेरी वैल्यू जो gh अपॉन g की मिलने वाली है दैट विल बी r 1 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। और अगर इस टर्म को मैं न्यूमिनेटर में लेके जाता हूं तो ये चीज मुझे ऐसे दिखाई देगी 1 प्लस एच अपॉन आर की होल पावर -2। तो देयरफॉर मेरे को gh क्या मिल जाएगा, gh विल बी g ब्रैकेट। अब मेरी बात समझना, ठीक है, ये हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते समय सीखा था कि ये वैल्यू है ना, जब बहुत ही h अपॉन r, ये वैल्यू बहुत छोटी है 1 से। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट से ये -2 की वैल्यू इधर आ जाएगी। दैट मींस मेरा फॉर्मूला ऐसा होगा 1 - 2h अपॉन r एंड दिस इज माय रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एल्टीट्यूड के अंदर अगर चेंज होगा तो मेरा वैल्यू फॉर्मूला ग्रेविटी की हाइट क्या होगी। तो gh विल बी g ब्रैकेट 1 - 2h अपॉन r इज माय रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर चेंज इन हाइट और एल्टीट्यूड के अंदर वेरिएशन हुआ तो। ठीक है, तो आपको इन सब के अंदर, अब अगर मैं पूरी कहानी बताऊं कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है तो ये आपको याद रखना है कि gh इक्वल टू g ब्रैकेट 1 - 2h अपॉन r। जस्ट दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सीटी के लिए तो सिर्फ यही यूजफुल है। बाकी ये सब क्यों सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी समझो, जरूरी है। कभी कभी अगर सवाल ऐसा आ गया जिसके अंदर कॉन्सेप्ट लगाना पड़ जाए तो थोड़ा सा फंस सकते हैं, इसलिए ये सब चीज जानना भी जरूरी है। सो इसके बाद वेरिएशन इन डेप्थ क्या होता है। अब डेप्थ मतलब क्या हो रहा है कि इफ दिस इज माय सरफेस ऑफ अर्थ, और सरफेस ऑफ अर्थ से मैं क्या जा रहा हूं, इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब मैं सरफेस के अंदर जा रहा हूं अर्थ के, तो दिस विल बी द डेप्थ। मतलब मैंने यहां से इस सरफेस से अर्थ से मैं कुछ अंदर की तरफ गया, तो एक्चुअली पहली बात ये समझो कि दिस इज माय डिस्टेंस r एंड यहां से यहां मैं जो आया ये मेरा डेप्थ आ गया। दैट इज मैं अगर यहां से इधर तक के वैल्यू के बारे में बात करूंगा सिर्फ, तो दिस विल बी r - t। बात समझ में आ रही है मेरी, और इसका मास m है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, एंड दिस इज माय सेंटर। ओके, सो अब इसके बाद वेरिएशन इन डेप्थ की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले वी हैव टू अगेन रिवाइज द फार्मूला gm by r स्क्वायर। दिस इज माय जनरल फार्मूला, तो दिस इज माय इक्वेशन 1। अब इक्वेशन, अभी रुक जाओ, इक्वेशन 1 इसको मत बोलो, पहले हम इसके लिए डेप्थ के लिए हम पहले क्या करते हैं, हम सबको मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ऑब्वियस सी बात, यहाँ डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देयरफॉर मास विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वी ऑल नो दैट कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम अगर ये स्फीयर है ना, अर्थ इज 4/3 पाई r क्यूब, so therefore my mass will be density into 4/3 pi r cube. If this is my mass, then I can write in the same pattern, इस फॉर्मूले से मैं इस वैल्यू को पुट करता हूं, तो g will be g, m की जगह पर ये वैल्यू डाल सकता हूं मैं, रो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से ये r क्यूब में से 2 r स्क्वायर चले जाएंगे, तो व्हाट विल बी माय लास्ट वन थिंग कि g विल बी g रो 4/3 पाई इंटू r। बाकी कोई टर्म शायद नहीं रहा है। ओके, वी ऑल हैव कंप्लीटेड दिस। सो इस हिसाब से मेरा इक्वेशन 1 ये बनेगा
विच इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सॉरी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फिर इसके बाद अब मैं क्या निकालने जाऊंगा, ऑन द डेप्थ। अब डेप्थ के अंदर भी कोई चीज फर्क नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको यही चीज फिर से लिखनी है, ठीक है, और इसको लिख के फिर सारी चीजें समझानी है। मैं डायरेक्ट बोलता हूं, अगर ग्रेविटी एट डेप्थ हमको अगर फाइंड करना है तो इट विल बी जी रो 4/3 पाई एंड आर माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि डेप्थ में जा रहा है इसलिए आर माइनस डी हो जाएगा। एंड देयरफॉर माय इक्वेशन 2 इज लाइक दिस। तो बस इधर ये दोनों में यही समझना है, इक्वेशन 1 के अंदर ये चीज लिखनी है, इक्वेशन 2 के अंदर ये लिखना है। इक्वेशन 1 कैसे आया, ये यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया। आप इक्वेशन 2 को भी इसी तरह से लिखोगे, पर फर्क तो इस पे ही पड़ेगा ना, आर माइनस डी, रेडियस से डेप्थ माइनस होगा बस, जब डेप्थ के अंदर गए हम तो। और अब इन दोनों इक्वेशन का आप रेशो ले लो, तो फ्रॉम डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो ऐसा हो जाएगा रेशो GD अपॉन G विल बी इक्वल्स टू, यहां सारी चीजें सेम होने वाली है, आप खुद देख लो, है ना। तो बचेगा क्या यहाँ पे, R माइनस डी ऊपर बचेगा। क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कैंसल आउट ही होता है आधे से ज्यादा पार्ट, और यहां पर भी देखेंगे तो सब कैंसल आउट होगा, ये दोनों का रेशो ले रहे हैं, तो बचेगा क्या, सिर्फ R। तो देयरफॉर GD अपॉन G विल बी इक्वल्स टू R माइनस डी, ठीक है, R माइनस डी अपॉन R। तो जस्ट डू इट सिंप्लीफाइड, R अपॉन R कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस डी अपॉन R, दिस इज द रिक्वायर्ड वन। So therefore my formula for GD, gravity at depth, will be G bracket 1 minus D by R, which is the required expression for gravity at depth D। ठीक है, तो हमने दो फॉर्मूलास देखा यहाँ से। फर्स्ट वन इज ग्रेविटी एट हाइट h जो होती है वो G ब्रैकेट 1 minus 2h upon R होती है, एंड ग्रेविटी एट डेप्थ होती है G ब्रैकेट 1 minus D upon R। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज है जो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, और क्या याद रखना है, तो आपको बस ये चीज ही याद रखनी है सीटी के लिए। तो ठीक है, हमने इन दोनों के प्रूफ देखे कि कैसे ग्रेविटी एट हाइट h पे फॉर्मूला क्या रहता है एंड ग्रेविटी एट डेप्थ पे क्या होता है। बस इसके ग्राफ भी कभी कभी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। देखो ग्राफ कैसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, एट ये लाइन तक, इस लाइन तक, ठीक है, तो ये ग्राफ बढ़ रहा है, एंड देन इसके बाद ये यहां पर इस तरह। सो ये जो ग्राफ है ये इनसाइड द अर्थ पे ऐसे वेरी करता है, इनसाइड द अर्थ मतलब अगर आप डेप्थ पे फॉर्म कर रहे हो तो ये ऐसे जा रहा है, और अगर हम आउटसाइड जा रहे हैं, आउटसाइड अर्थ मतलब अगर हम हाइट पे फॉर्म कर रहे हैं, एल्टीट्यूड बना रहे हैं, तो ये कुछ ग्राफ ऐसा जाता है। सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि ग्राफ ऐसे जाके ऐसे हो गया है, ठीक है, ठीक है, बस सिंपल। सो इन दिस वे द ग्राफ फॉर एल्टीट्यूड एंड डेप्थ इज इन नेक्स्ट सेम। हमने दो केसेस देखे कि हाइट की वेरिएशन पे क्या होता है, अगर हमने डेप्थ में वेरी किया तो क्या हो रहा है, दोनों तरफ देखा। अब थर्ड फैक्टर है वेरिएशन इन जी, अगर जी के अंदर क्या वेरिएशन होगा विद एल्टीट्यूड एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या फर्क पड़ता है, मतलब अर्थ खुद का भी तो रोटेशन लगा रहा है, सो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है, ये चीज हम देखने वाले हैं। सो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी डैश है, मैंने क्यों बोला इसको, क्योंकि दिस ग्रेविटी विल बी समथिंग डिफरेंट, ठीक है। द फॉर्मूला इज जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर रोटेशन के बारे में बात किया हुआ है तो। अब दूसरी बात समझो, एट इक्वेटर, इक्वेटर एंड एट पोल्स। एट इक्वेटर मतलब क्या कि थीटा की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 0। अगर cos थीटा ही 0 है मतलब यही वैल्यू 0 है, तो cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है। अगर cos 0 1 हो गया देयरफॉर फार्मूला सिर्फ इतना सही रहता है, g डैश विल बी इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि cos 0 हो जाता है 1, ये फैक्टर ही 1 हो जाएगा, 1 हो गया मतलब सिर्फ इतना सा ही बचेगा। सो यू हैव टू लर्न दैट इफ द वैल्यू, अगर आपको वेरिएशन इन g और रोटेशन ऑफ अर्थ से पूछा गया है और अगर आपकी वैल्यू उन्होंने बोली है इक्वेटर पे है, तो g डैश की वैल्यू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर होगी। आपको बस ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, यू कैन फाइंड इट इजीली, ठीक है। ओमेगा से एक चीज और याद आती है मेरे को कि ओमेगा की जगह पर आपको अगर पूछा गया कि अर्थ के बारे में बताओ, तो रिमेंबर कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t होता है, t इज द टाइम पीरियड। सो ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड अर्थ के बारे में पूछा है तो 24 इंटू 60 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट पोल्स पे बात किया जाए तो पोल्स पे होता है ग्रेविटी, पहले तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और cos 90 होता है 0, और cos 90 ही 0 हो गया मतलब ये वैल्यू ही 0 हो गई, ये 0 हुआ तो ये सारा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो ग्रेविटी एट पोल्स पे पूछेंगे तो इट विल बी इक्वल टू जी,
जितना जी आएगा उतना ही जी डैश होगा। तो कभी कभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको फंसा दिया जाता है, ग्रेविटी जितनी ही पोल्स पे होती है उतनी ही ग्रेविटी होगी अगर कॉस थीटा कहां पे है, पोल्स पे है तब, थीटा पोल्स पे है तब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट केस इज शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करता है। अब हम सबको मालूम है अर्थ इज नॉट टोटली स्फेरिकल, इट इज समवॉट ओवल, मतलब क्या कि अंडे जैसा है। तो अगर उस तरह के फैक्टर में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर हमें कि पोल्स पे हाइट ज्यादा है कि क्या बोलते हैं, इक्वेटर पे हाइट ज्यादा है। सो अगर मैं थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करूं तो हमको ये समझ में आता है कि ये देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये ग्रेविटी, ये पोल्स है और ये इक्वेटर है। तो मुझे देख के मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको याद है gm/r² होता है, राइट। तो g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ये भी आपको पता चल गया। अगर g इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² से, देयरफॉर मैं इससे बोल सकता हूं कि जहां पर रेडियस ज्यादा होगा वहां ग्रेविटी कम होगी, और जहां रेडियस कम होगा वहां ग्रेविटी ज्यादा होगी। यहाँ रेडियस कम है मतलब यहाँ ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो इससे आपको ये समझ में आता है पोल्स ग्रेविटी इज मैक्सिमम, ग्रेविटी इज मैक्सिमम। अब ग्रेविटी अगर ज्यादा है, कितनी रहती है ये वैल्यू एग्जाम्स में आपको पूछ सकते हैं। तो ग्रेविटी एट पोल्स इज 9.83 कुछ तो रहती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड एट इक्वेटर पे क्या होता है, ग्रेविटी जो होती है वो मिनिमम होती है, क्योंकि रेडियस ज्यादा है। देखो रेडियस ज्यादा है, कितना रहता है ये, तो ग्रेविटी एट इक्वेटर रहता है 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड शेप ऑफ अर्थ के वजह से क्या फर्क पड़ता है ग्रेविटी के ऊपर, ग्रेविटी किधर मैक्सिमम किधर मिनिमम, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल यू से बताते हैं, एंड द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, व्हिच इज u इक्वल्स टू -gm small m upon r. This is the required formula for gravitational potential energy. Then important thing is, अगर आपको इसका डेरिवेशन पे जाना है तो पहले आप ये चीज ध्यान में रखो, u का इंटीग्रेशन फैक्टर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से करोगे फ्रॉम r1 टू r2 टू r1, सो देयरफॉर आपको इसको सिर्फ इंटीग्रेट करते हुए जाना है एंड यू विल दिस फार्मूला। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको सिर्फ इतना याद रखना है, -gm/r। ठीक है, अच्छा इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स इसके पूछे जाते हैं, सो वी गेट एन आइडिया अबाउट इट। ठीक है, आगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय u, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय v, एंड v इज नथिंग बट इसका उल्टा केस है एकदम। मतलब क्या है कि इसका रेशियो ले लो u डिवाइडेड बाय m। ठीक है, तो फॉर्मूला बस इतना ही है ग्रेविटेशन पोटेंशियल का, u डिवाइड बाय m। अब m यहां पर भी है, m यहां पर भी, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला सिर्फ इतना आता है gm/r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। के बाद हम आगे बढ़ेंगे विच इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का टर्म जो है, अभी इसको क्या कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब क्या, कितनी मिनिमम एनर्जी हमको लगने वाली है एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास एक बॉल है और बॉल आपने फेंकी, और फेंकने के बाद ये आप चेक कर रहे हैं कि कितना मिनिमम वेलोसिटी लगेगा ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए, ताकि वो ऑब्जेक्ट वापस अर्थ पे कभी आ ही ना सके। सो उसके लिए हम ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं एस्केप वेलोसिटी का। ठीक है, इसकी एक डिफाइंड वैल्यू रहेगी जो हम इसको डिराइव करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम दो कंडीशन समझते हैं कि एट अर्थ और दूसरा एट इंफिनिटी। ठीक है, तो एट इंफिनिटी ये दो केसेस है अपने पास। एट अर्थ पे अब देखो, सबसे पहले मैं डील करता हूं काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी अर्थ पे होती है हाफ mv² की। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी परस्यू कर रहा है, एंड कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरा एक एनर्जी परस्यू करेगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहती है अर्थ पे, -gm/r। ठीक है, अब इन दोनों केसेस से हम आगे बढ़ेंगे। इंफिनिटी पे क्या होने वाला है, तो काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी पे हो जाती है 0, क्योंकि वेलोसिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती। एंड पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी -gm/r। r जो है इंफिनिटी पे चला गया, मतलब 1/इंफिनिटी। ठीक है, तो इंफिनिटी मतलब क्या, 0। इन दिस केस अगर हम ये दोनों वैल्यू को कंपेयर क्यों करें, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मोड टू अनदर मोड।
सो मैं बोलूंगा कि ये एनर्जी जितनी अर्थ पे है उतनी ही इंफिनिटी पे होगी। सो देयरफॉर मैं बोल रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ कंजर्वेशन करके, कि टोटल एनर्जी एट अर्थ विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी, एंड बाय दिस आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी एट अर्थ प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। सो बाय दिस काइनेटिक एनर्जी अर्थ पे हाफ mv² है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, एंड दिस वैल्यूज आर जीरो। प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस अगर उधर चला गया तो प्लस हो जाएगा, तो हाफ mv², मैं यहाँ पे स्क्वायर की वेलोसिटी की जगह पर e लिखता हूँ, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है, उसके लिए हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड ये प्लस हो जाएगा तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, यहाँ स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, और ये v स्क्वायर की जगह पर मैं v का सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा, तो ve विल बी इक्वल टू, ये 2 उधर चला जाएगा तो 2gm अपॉन r अंडर रूट के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये v आ रहा है सिर्फ p² नहीं आ रहा है, तो v का फॉर्मूला क्या हो गया एस्केप वेलोसिटी का, यहां लिखता हूं एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r मिल गया मुझको, ठीक है। अब बात समझो, ठीक है, मैंने कुछ देर पहले ये लिखाया था कि gr² जो होता है इक्वल टू gm होता है, राइट, थोड़ी देर पहले लिखाया था मैंने। तो अगर ये चीज सही है, दैट मीन्स मैं gr² की जगह पर gm की जगह पर gr² लिख सकता हूं, यहां पर मेरे पास gm ही तो है, तो gm की जगह पर अगर मैं gr² लिखता हूं तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा gr² अपॉन r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो एस्केप वेलोसिटी जो मुझे मिली वो मिलेगी 2gr। आप सबको पता है g की वैल्यू ऑन अर्थ होता है 9.8 एंड r की वैल्यू होती है अर्थ पे 6.4 इंटू 10⁶। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे और फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही मिलेगा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू विच द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, तो अब इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल भी बोला जाता है, ऑर्बिटल भी बोला जाता है, कॉन्सेप्ट समझते हैं हम क्या है। क्रिटिकल वेलोसिटी, अभी ये जो वेलोसिटी है इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके बाहर अगर वैल्यू चली गई तो इट इज एस्केप वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, इसके लिए बना हुआ कॉन्सेप्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ये बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है विल बी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वी ऑल नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सर्कुलर मोशन में, मतलब अभी से पिछले ही चैप्टर में हमने देखा था, दैट इज mv² अपॉन r, और ये जो वेलोसिटी है ये क्रिटिकल है इसलिए c लिखता हूं, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स हम सबको पता है g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। अब स्मॉल r² लिखता हूं क्योंकि यहाँ पर भी स्मॉल r है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r चला जाएगा, तो vc² विल बी इक्वल टू gm अपॉन r, राइट, एंड vc सिर्फ लिखने जाऊंगा मैं तो वो मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r, ठीक है। एंड अभी मैंने एक बात की थी थोड़ी देर पहले कि gr² विल बी इक्वल टू gm, ठीक है। तो gm की जगह पर अगर मैं gr² लिखता हूँ gm की जगह पर, तो ये gr² अपॉन r, और r से r अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ g इंटू r। वी ऑल नो दैट अगेन की g की वैल्यू होती है 9.8, r की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁶। सो देयरफॉर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू लगभग 7.9 मीटर पर सेकेंड आएगी, विच इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, विच इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। सो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू मतलब मिनिमम वेलोसिटी कितनी है 7.9 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर विल बी 4π² r³ अपॉन gm, ठीक है। तो इधर से हमको एक चीज पता चल गया कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। अगर ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, π² कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, दिस इज वी आर नोइंग। और क्या यूज हो सकता है, सो हम सबको मालूम है t इक्वल्स टू, अगर मैं यहां से स्क्वायरिंग इसके पास लेकर आ जाऊं तो स्क्वायर अगर मैं हटाता हूं तो t विल बी बिकम्स, स्क्वायर हटा रहा हूं तो 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, π² की वैल्यू हो जाएगी π। अब r² जो है इसको थोड़ा सा वैसे ही रहने दो, बात समझो, ठीक है। और r³, एक मिनट है, r³ अपॉन gm, ठीक है, ये जो है ये रूट के अंदर ही रहने दो। क्या कहना चाहता हूं मैं इसके आगे, तो t इक्वल्स टू 2π ऐसे ही अंडर रूट ऑफ r³
जीएम का मतलब होता है तो जी आर स्क्वायर, तो इसकी जगह पर जी आर स्क्वायर लिख सकता हूं। तो जी आर स्क्वायर अगर मैं लिखा तो आर से आर कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो टी विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी। दिस इज माय रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, जो आपको ध्यान में रखना है। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी, साथ साथ ये भी फॉर्मूला याद रखना है। ये सारी चीजें जो थी, इतनी सारी खाना खिलाया क्यों गया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमको यूजफुल होगा। आप कोई भी चीज सॉल्व करने जाओगे, आपको क्लास 11 पढ़ रहे हो तो ये चीज बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सिर्फ इसके फाइनल रिजल्ट पे ही ध्यान दो, ठीक है, फाइनल रिजल्ट पे ध्यान दो, उतना आपको लिख कर रखना है, नोट्स उसके ही बनाओ, आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।